नमस्कार, हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज माय मॉडल नंबर 36 जिसका नाम है एनर्जी ऑब्जर्वेशन फिलोसफी। सो हाय, आई एम सी के मीन्स CHARANKUMAR चरण कुमार। आई एम होस्ट ऑन दिस फिलोसफी। सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल CK पेनार्ट लॉजिक इमेजिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एक्सप्लेन करना है हमारी ये फिलोसफी, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं एनर्जी ऑब्जर्वेशन फिलोसफी। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले पढ़ के सुना देता हूँ कि इसमें से जिसके बारे में भी आप सोचेंगे उसकी ऊर्जा, सोच और उत्साह आपके अंदर जागृत होने लगेंगे। तो हमने हमारी इस फिलॉसफी का नाम एनर्जी ऑब्जर्वेशन इसलिए रखा है क्योंकि हम आपको समझा सकें कि जब हम किसी भी महापुरुष या किसी वीर या महारथी के बारे में सोचते हैं जो कि हमारे देश से या हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके अंदर का उत्साह और शक्ति हमारे अंदर जागृत होने लगती है। ये बात हमने अनुभव किया है, इसी बात को यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। तो कुछ बातें हमारे पर्सनल जीवन की भी हैं जिससे आपको अवगत कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे इस क्रिएचर को देख पा रहे होंगे, ये क्रिएचर मेरे उस समय की अवस्था को प्रदर्शित करता है जब मैं अपने गाँव में रहता था, और जो कि मेरे उस समय की है जब मैं अपने स्ट्रगल पॉइंट पे अपनी नोटबुक लिखता था। तो उस समय मेरे स्ट्रगल पॉइंट पे ये बात इंटरेस्टिंग थी कि मेरे पिताजी को कैंसर था और उस कैंसर जैसी महामारी से लड़ते हुए उन्होंने ये झोपड़ी बनाई थी। तो ये झोपड़ी उनकी एक यादों के तौर पर मैंने इन्हें अपने पेन आर्ट के क्रिएचर के माध्यम से समझाया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब कैंसर के लास्ट स्टेज में थे मेरे पिताजी, तब उन्होंने ये झोपड़ी बनाई थी। मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि उन्होंने क्या सोचकर इस झोपड़ी को बनाया था। तो इसी बात को मैंने यहाँ पर अपने पेन आर्ट के माध्यम से एक्सप्लेन किया है कि यहीं बैठकर मैं अपने बहुत सारे पेन आर्टों को क्रिएट किया करता था। तो ये झोपड़ी बहुत ही मजबूत थी जिसे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था, लेकिन ये क्रिएचर मेरे पिताजी का है जो कि मेरे पिताजी को प्रदर्शित करता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे स्वर्गवासी पिताजी के हाथों से बनाई गई झोपड़ी है और उन्होंने ये तब बनाई थी जब वे कैंसर जैसी महामारी के लास्ट अंतिम चरण में थे। ये मुझे बाद में पता चला, तो मैंने अब उसे चित्रित करने का फैसला किया है। फिर यही से मैंने डायरी लिखने के साथ साथ CK पेन आर्ट की कई रचनाओं को स्वरूप देना शुरू कर दिया था। इस झोपड़ी में मैंने बहुत समय बिताया है और CK पेन आर्ट का निर्माण किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय इसी क्रिएचर के जैसे मैं बैठकर अपने पेन आर्ट्सों को क्रिएट किया करता था। और इसके वीडियो क्लिप मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगा। इस झोपड़ी का साक्षात वीडियो क्लिप आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो उस झोपड़ी को रियलिटी में देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, हमारी इस फिलॉसफी को एंड तक देखना होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ, ये क्रिएचर मेरे इमेजिनेशन क्रिएटिविटी की देन है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने पिताजी को ऐसे बनाते हुए देखा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें इमेजिनेशन कर क्रिएट कर पाया हूँ। तो मैं आपको हमारी इस झोपड़ी के अंदर के संरचना को प्रदर्शित किया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार मैं बैठा करता था, लेकिन आज के दौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो अब मेरे पिता रहे और ना तो ये झोपड़ी रही, बस रह गई हैं तो यादें, क्योंकि मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था 2024 में जनवरी में 26 तारीख को। तो ये बड़ा ही दुखद समय था हमारे जीवन का। तो उसके बाद मैंने इस झोपड़ी को जाके देखा था। उसके बाद की ये सारे इमेजिनेशन क्रिएचर्स जो मैंने क्रिएट किए हैं, मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ हमारी एनर्जी ऑब्जर्वेशन फिलॉसफी के माध्यम से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमारे इन सारे क्रिएचरों को मैंने इसी झोपड़ी में बैठकर बनाया है, जिसे आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो किस प्रकार की हमारी ये फिलॉसफी ये बताती है कि एनर्जी ऑब्जर्वेशन हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। तो हमने यही तो समझाने का प्रयास किया है कि हमारी CK नोटबुक में हमने किन किन ऊर्जाओं को प्रवाहित किया है, किन किन शक्तियों को, किन किन बातों को इसमें प्रदर्शित किया है, यही आपको समझाना है। और हमारी इस फिलॉसफी का निर्माण हमने 30/3/2024 को किया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, CK पेन आर्ट की इस फिलॉसफी का निर्माण हमने
30 तारीख तीसरे महीने 2024 में किया था। तो समझाते हैं आपको कि हमने इस फिलॉसफी में किन किन क्रिएचरों के माध्यम से आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि इनकी शक्तियों से हम अपने आप को एनर्जी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारी ये नोटबुक है जो कि हमारी बेसिक और सबसे अहम ज्ञान को प्रदर्शित करती है। तो इसी में हमने अपनी सारी फिलॉसफियों को क्रिएट किया है। किस माध्यम से? अपनी एनर्जी ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जिसमें हमने बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया है जिससे ही हमारी ये फिलॉसफी इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव बन पाई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, गौतम बुद्ध का क्रिएचर है, अब्दुल कलाम का क्रिएचर है, श्री भगत सिंह का क्रिएचर है, कर्ण का क्रिएचर है, बाबा साहब अम्बेडकर का क्रिएचर है और मेरे गणेश जी का क्रिएचर है। तो इनके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, तो वो जानने के लिए हमारी इस फिलॉसफी में बने रहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सामने का नज़ारा, हमारे फर्स्ट क्रिएचर हैं यहाँ पर महावीर कर्ण, जो कि महाभारत के एक इंटरेस्टिंग क्रिएचर हैं। तो इन्हें कौन नहीं जानता, इनके बारे में हम सभी जानते हैं। हमारे देश में ये एक इंटरेस्टिंग कथा है, इसे एक धर्म से जोड़ा जाता है। तो ये महाभारत के एक अहम कैरेक्टर हैं जो कि हमें बहुत सारी सीखों से अवगत कराते हैं। आप इनकी जीवन परिचय से वाकिफ़ होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने मित्र के लिए भगवान से भी युद्ध कर लिया, पर अधर्म के साथ खड़े होने के कारण ये मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन इन्हें मारने के लिए ईश्वर को भी छल करना पड़ा। तो सोचिए कितने बड़े महावीर और महारथी रहे होंगे। तो जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो एक बात और याद आती है कि इनसे बड़ा दानवीर भी कोई नहीं था। बचपन से जो इनके शरीर से जड़े हुए कवच और कुंडल थे वो भी किसी ने दान में ले लिए। तो इनके साथ बहुत सारा छल किया गया इन्हें हराने के लिए। तो इनसे इनकी योग्यता सिद्ध होती है कि ये कितने बड़े महारथी रहे होंगे। तो इनके बारे में जब हम सोचते हैं तो इनकी ऊर्जा शक्ति हमारे अंदर ऑब्जर्व होने लगती है। तो ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम जिसके बारे में सोचेंगे हमारे अंदर उनकी ऊर्जा शक्ति और शौर्य जागृत हो जाएगा। तो इसी के माध्यम से हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है तो आप इनके बारे में सोचकर, इन महारथियों के बारे में सोचकर अपने आप को शांत रख सकते हो, मोटिवेट रख सकते हो और उत्साह से भर सकते हो। तो ऐसे हमारे पास कुल 6 कैरेक्टर हैं जिन्हें हमने अपनी फ़िलॉसफी में आपको समझाने के लिए प्रयोग किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सेकंड क्रिएचर को, जो कि क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह हैं। तो भगत सिंह के बारे में हम जितना बोलें उतना भी कम है। तो हम बताना चाहते हैं कि जब हमारा देश गहन प्रताड़ना में अंग्रेज़ों की गुलामी से लड़ रहा था, तब ये वो क्रांतिकारी हैं जिन्होंने गरम दल का निर्माण किया था। तो गरम दल वो दल था जिससे अंग्रेज लोगों को डर लगता था। तो वो डर इन्होंने पैदा किया था अंग्रेज़ों के अंदर। ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए एक क्रांतिवीर को प्रदर्शित किया है जो कि हमारे देश के वो शहीद थे जिन्होंने 25 साल की उम्र में देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया और शहीद हो गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके बारे में। जब इन्हें फांसी हो रही थी तब भी इनके मुख से केवल भारत माता की जय और इंकलाब के नारे लग रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने जितने भी कैरेक्टर आपको प्रदर्शित किए हैं उन सभी की जीवनी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप एक बार जाके पढ़ लीजिएगा, जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे थर्ड क्रिएचर हैं मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जिसके बारे में हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि ये वो एक ऐसे लेजेंड थे हमारे देश के जिन्होंने मिसाइल के एक महान वैज्ञानिक और साइंटिस्ट थे जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि इन्हें बहुत सी ब्रिटिश कंपनी ने इन्हें ऑफ़र दिए, लेकिन इन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर अपने देश की सेवा को चुना। तो ये वो लेजेंड थे हमारे देश के जो कि एकदम इस बात को प्रमाणित करके गए हैं कि अगर देश के लिए भक्ति हो तो धर्म कोई मायने नहीं रखता।
आप किसी भी धर्म या प्रांत के हों, अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। तो इन्होंने ये साबित किया है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, कुछ देशभक्त भी होते हैं। तो इतना अच्छा प्रमाण हमारे पास है, तो इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, इनकी ऊर्जा को अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आप किसी भी धर्म या प्रांत के हों, आपके अंदर चाह और इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो तभी आप अपने आप को एक एनर्जी ऑब्जर्वर बना सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मेरी इस नोटबुक में मैंने इन सभी की ऊर्जाओं को समाहित किया है, संग्रहित किया है, तभी मैं अपनी इस फिलॉसफी को क्रिएट कर पाया हूँ और आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो हमारे इंटरेस्टिंग चित्रों के कैरेक्टर के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो हमारा अगला कैरेक्टर है श्री महात्मा गौतम बुद्ध का, जो कि हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, लेकिन हमारे देश के ही लोग इन्हें सत्य नहीं समझते। इनके दिए गए उपदेश आज भी हमारे जीवन से बहुत सारी गहराइयों को जोड़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में इनकी मूर्तियाँ निकलती हैं। इनकी मूर्तियाँ इसीलिए निकलती हैं क्योंकि ये शाश्वत हैं। तो इसी शाश्वत को हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि एक राजा के बेटे होने के बाद भी ये परिवार छोड़कर गृह त्याग करके सत्य की खोज में निकले और सत्य की खोज की, परम सत्य को जाना, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का निर्माण किया। तो इस धर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई धर्म नहीं है, ये मात्र एक मार्ग है। तो इस मार्ग को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है, एक अनुयायी मार्ग में और एक बौद्ध भिक्षु मार्ग में, जिसके बारे में आप इंटरनेट से जान सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनके बहुत सारे उपदेश और क्रिएचर मैंने अपने इस सीके पेन आर्ट में बनाए हुए हैं, जिसे ही मैं आपको अपनी अलग अलग फिलॉसफी के माध्यम से एक्सप्लेन करता हूँ। तो आगे हमारा अगला कैरेक्टर जो कि श्री गणेश जी का है। तो इनके माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ये मेरे जीवन के एक मार्गदर्शक हैं। जिस प्रकार अर्जुन के मार्गदर्शक महाभारत में श्री कृष्ण थे, उसी प्रकार मैंने इन्हें अपना मार्गदर्शक चुना है। तो इन्होंने मुझे एक अच्छा मार्गदर्शन के साथ साथ बहुत सहयोग किया है। तो मेरे जीवन में इन्हें मानने का एक उद्देश्य है कि मैं किसी न किसी ईश्वर को किसी न किसी रूप में मानना चाहता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सारे धर्म मेरे लिए समान हैं और सारे ईश्वर मेरे लिए समान हैं। तो मैं हर ईश्वर में केवल इन्हीं ही देखता हूँ। तो इनमें एक और विशेषता है, इनके विशेष रूप को लेकर इनका शरीर मानव और जीव के अद्भुत संगम को प्रदर्शित करता है। तो इसलिए मुझे ये अति प्रिय है और मैं इन्हें अपने जीवन में हमेशा स्मरण करता हूँ। तो इन्हीं के मार्गदर्शन पे मैं अपनी सारी फिलॉसफियों को क्रिएट कर पाया हूँ, उसके साथ साथ यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। तो इनके जैसे सुंदर स्वरूप वाले ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में नहीं है और इसीलिए मैंने इनकी भी ऊर्जा को अपनी इस नोटबुक में संग्रहित किया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हमारी इस नोटबुक में हमने ऐसे बहुत सारे क्रिएचरों की ऊर्जा, शक्ति और उपदेशों को संग्रहित किया है। इसके साथ साथ हमारे जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे सत्यों को प्रदर्शित किया है। तो हमारा अगला कैरेक्टर है श्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने संविधान की रचना की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इनके जीवन से जुड़ी हुई वो बातें जिन्होंने सारी दुनिया में घूमकर हमारे इस संविधान की रचना की है। जब ये पूरी दुनिया में घूम रहे थे तो वहाँ के संविधानों को इन्होंने पढ़ा, जाना और समझा। इसके साथ साथ जो चीज़ विशेष थी उसे हमारे इस संविधान में ऐड किया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में जो चीज़ नहीं है वो चीज़ हमारे पास है, संविधान। हमारा संविधान सबसे बेस्ट है, पूरी दुनिया के संविधानों में से बेस्ट है। तो इस बात को मैंने अपने इस फीचर के माध्यम से समझाया है। योग तो सभी का रहा है, लेकिन रिसर्च इनकी रही है। तो इतनी अहम रिसर्च के लिए हम इन्हें सैल्यूट करते हैं। इसीलिए हमने इस संविधान की नोटबुक से भी कुछ एनर्जी को ऑब्जर्व किया है, जिसे हमने अपने पेन आर्ट में प्रदर्शित करना चाहा है।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमने इन सभी क्रिएचरों को एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमने इनकी एनर्जी को अपनी इस नोटबुक में ऑब्जर्व किया है, तभी हम इसे क्रिएटिव नॉलेज का दर्जा देते हैं। सीके का मतलब होता है क्रिएटिव नॉलेज और पेन आर्ट का मतलब होता है पेन से बनाई गई कला। तो ये कला मुझसे जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पिता की हाथों की बनाई गई झोपड़ी में बैठा हुआ मेरा एक क्रिएचर मुझसे, और ये नोटबुक दोनों ही मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं जो हूँ मैं अपने पिता से जुड़ा हुआ हूँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। भले ही मैंने इन्हें इमेजिनेशन के माध्यम से बनाया है, लेकिन रियलिटी में तो इन्होंने ही मुझे बनाया है। तो मैंने इसी बात को इसमें समझाया है कि हम सभी कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी इस फिलॉसफी का मोस्ट मोटिव है। इनमें से जिसके बारे में भी आप सोचेंगे उसकी ऊर्जा, सोच और उत्साह आपके अंदर जागृत होने लगेंगे। जिस प्रकार इन बातों को मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, तभी इस फिलॉसफी को क्रिएट कर पाया हूँ। तो मुझे सबसे पहले ये बात याद आती है कि जब मेरे पिताजी को 3rd स्टेज का कैंसर था, तब उन्होंने क्या सोचकर इसे बनाया था। तो ये झोपड़ी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वही झोपड़ी है जिसे मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसकी ही 2023 की एक शॉर्ट क्लिप मेरे पास थी, जिसे मैंने अपनी यादों के तौर पर रखा हुआ था, जिसे मैं आज यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने अपने पेन आर्ट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। ये मेरी वही नोटबुक है, लेकिन कैरेक्टर अभी शूट कर रहा है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं कितनी मजबूती से इसे उन्होंने बनाया था उस समय, लेकिन अभी मात्र यादें ही रह गई हैं। तो कैसी लगी आपको हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट फिलॉसफी में।